और तुम्हारा मर जाना ही बेहतर होगा। शायद तुम मुझे ये समझाना चाह रहे हो कि तुम्हारे सामने हथियार डाल देने की सूरत में मुझे जिंदगी की भीख मिल जाएगी और मैं तुम्हारे बेरहमाना सलूक से निजात हासिल कर लूंगा। वो तल्ख लहजे में बोला, मगर कान खोल कर सुन दो कि मैं तुम्हारे इन चक्रों में आने वाला नहीं हूँ। मेरी उम्र ही तुम जैसे भेड़ियों की सरकोबी करते हुए गुजरी है। मैं जानता हूँ कि तुम कानून और अपने दुश्मनों से छुपते फिर रहे हो। तुम ज्यादा देर तक मुझे पालने के मुतहम्मल नहीं हो सकते। मेरी जुबान से अपने मतलब की बातें उगलवाओगे और फिर मुझे गोली मार दोगे। जब बदकिस्मती से मौत ही मेरा मुकद्दर बन चुकी है तो मैं क्यों तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करूं? मुझे मरते हुए भी इस बात की खुशी रहेगी कि मैंने तुम्हारे सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया था। मैंने जूते समेत अपने एक पैर मसहरी पर रखकर कहा, तुमने मौत का सिर्फ नाम सुना है, इसे करीब से देखा तक नहीं। मैं तुम्हें कोई गलत बात नहीं समझा रहा। यह हकीकत है कि मुझसे समझौता करके तुम जिंदा रह सकते हो। तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसी बातें भी जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मेरे लिए ब्लैक हाक की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है। मेरा असल निशाना तुम्हारा चीफ है। मुझे मालूम है कि रास अल्मेडा तुम लोगों की सफों में चीफ के रूप में सिर्फ एक आवाज के तौर पर पहचाना जाता है। अपनी जात को पोशीदा रखने के लिए उसने ब्लैक हाक का खटराग फैलाया हुआ है। तुम लोग अपने चीफ से उसी के जरिए राब्ता करते और हदायत लेते हो। मैं किसी भी लम्हे ब्लैक हाक को छेड़े बगैर रास अल्मेडा की गर्दन नाप सकता हूँ और मर कर भी मेरे इस महफूज ठिकाने तक नहीं पहुंच सकता। तुम जानते हो कि मैं रास अल्मेडा के बारे में बेखबर हूँ। ब्लैक हाक तुम्हारे लिए गैर अहम है। फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरे ऊपर किस लिए तशद्दुद कर रहे हो? मेरे साथ किस बात पर समझौता करना चाह रहे हो? तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल भी रब्त हैं। मैं कोई कम से लड़का हूँ और ना तुम हम जिन्स परस्त नजर आते हो। फिर तुम मुझे क्यों जिंदा रखना चाहोगे? वो बजा तौर पर बुरी तरह उलझा हुआ था। सुनो इंस्पेक्टर जेफ मिलर, मैंने तहखाने में टहलते हुए कहा, मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने कभी भी दानिस्ता तौर पर कानून की कुव्वतों को नहीं ललकारा। मैं कानून का एहतराम करता हूँ। कानून के मुहावजों से तसादुम मोल लेने के बजाय रास्ता काट कर निकलने की कोशिश करता हूँ। तुम अपनी सरकारी हैसियत में यहाँ काम कर रहे होते तो शायद मैं तुमसे कभी ना उलझता, लेकिन ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हें रास अल्मेडा जैसे खतरनाक आदमी की तहवील में देते ही CIA की मुलाजमत और मुराहत से महरूम किया जा चुका है। अब तुम एक बैनुल अक़वामी बदमाश के कारिंदे के सिवा कुछ भी नहीं हो। गैरी हार्ट मुझे बता चुका है को इन बातों से अभी तक लाइल्म था। उसके अपने चीफ से तल्ख कलामी हो चुकी है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे जरिए रास अल्मेडा पर हाथ डालूं। तुम्हारा ऑपरेटस बदकिस्मती से मुझसे तबाह हो गया। तुम फोन पर मेरी हदायत के मुताबिक ब्लैक हाक से बात करो, उसे बता दो कि ऑपरेटस लड़ाई में तबाह हो गया। तुम मेरी कैद में हो। जिस दिन रास अल्मेडा मेरे हाथ आ गया मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। तुम मुझे अपने चीफ के खिलाफ नहीं उकसा सकते। मैं कैसे मान सकता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम गैरी हार्ट से मेरी बात करवा सकते हो? क्या वो इस बात की तस्दीक कर सकता है कि रास अल्मेडा हमारा चीफ है? वो खुद इस बात से बेखबर है तो तस्दीक क्या करेगा? मैंने कहा। जेफ मिलर जहर आलूद अंदाज में हंसा और बोला, हर मुतल्लिका आदमी इस बात से बेखबर है तो तुम्हें क्या चीफ के बारे में इल्हाम हुआ है? तुम अव्वल दर्जे के झूठे और फराड हो। मैं तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं कर सकता। मैंने महसूस किया कि वह हैरतनाक तौर पर अपनी जिस्मानी तकालीफ को भूल जाने पर कादिर था। चीफ की असलियत के सिवा गैरी हार्ट मेरी हर बात की तायीद करेगा। मैंने उसे यकीन दिला। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी बातों में आकर गैरी हार्ट या ब्लैक हाक को फोन करूंगा और तुम उनके राब्तों का सुराग लगा लोगे तो ये तुम्हारी सख्त भूल है। मेरे बजाय किसी ऐसे आदमी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करो जिसने तुम्हारे फरेब और मकारियों के बारे में कुछ न सुना हो। तुम उल्लू के पट्टे हो और तुम्हारी खोपड़ी में भुस भरा हुआ है। मुझे अचानक ही उस पर गुस्सा आ गया। तुमको मालूम होना चाहिए कि नादरा भी मेरे कब्जे में है। वह मुझे गैरी हार्ट का फोन नंबर बता चुकी है और मैं इस नंबर पर गैरी हार्ट से बात कर चुका हूँ। तुम्हारी कटी हुई पिंडली मैंने इसी को भिजवाई है। किस कदर सफा को तुम। वो बेसाख्ता बोल पड़ा। गैरी हार्ट के सितारों ने उसका साथ दिया तो अकेला ही तुम्हें कब्र में पहुंचाने के लिए काफी होगा। वो मेरा इंतकाम लिए बगैर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरी तो ख्वाहिश है कि रास अल्मेडा की टीम में कोई सुरमा हो तो वो मैदान में आए, लेकिन तुम लोग दलेराना मुकाबले की बजाय नादरा जैसी कमजोर औरतों के सहारे तलाश करते फिर रहे हो। यह मर्दानगी नहीं, बुज़दिली की इंतहा है। यूं मालूम होता है जैसे औरतों के बल पर कामयाबियां हासिल करना तुम अमरीकियों का मिजाज बन चुका है और उसके सामने दुनिया का हर मर्द झुकने पर मजबूर हो जाता है। जिस्मानी टूट फूट का शिकार हो जाने के बावजूद इसकी ज़हनी सलाहियत पूरी तरह काम कर रही थी। दुनिया के हर कामयाब मर्द के पीछे तुम्हें कोई ना कोई औरत नजर आएगी। मैं तुम पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने नुक्ताहट का इजहार करते हुए कहा, मैं इसी वक्त तुम्हारा फैसला करूंगा। मेरी पेशकश के जवाब में तुम क्या कहते हो? कौन सी पेशकश? उसने अनजान बनकर हैरत से सवाल किया। समझौता, मेरी हदायत पर हर्फ बहर्फ अमल करने का समझौता। मैंने कहा, मैं गैरी हार्ट से बात किए बगैर कुछ नहीं कह सकता। उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं उसे तुम्हारी बात करवा देता हूँ। मैं तुम दोनों की पूरी गुफ्तगू सुनूंगा। तुम उसे ये नहीं बताओगे कि मैं सारी बातें सुन रहा हूँ, ना ही अंग्रेजी के सिवा कोई और जुबान इस्तेमाल करोगे।
तुमने कोई कोड वर्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैं फोन का सिलसिला मुनक़ता करके तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। ये खाली धमकी नहीं है, मैं किसी तरद्दुद के बगैर इस पर अमल कर गुजरूंगा। मैं इसे ये तो बता सकता हूं ना कि तुमने मुझे नादरा के घर में ही कैद किया हुआ। जेफ मिलर के इस सवाल पर मेरी खोपड़ी चकरा गई। इसे बेहोशी की हालत में ऊपर से तहखाने में पहुंचाया गया था। इसे कैसे इल्म हुआ कि वो नादरा का मकान ही के किसी हिस्से में मुकीम था? बिल्कुल बता दो, मैंने इत्मीनान से कहा, लेकिन याद रखना कि इस वक्त तुम नादरा के घर में नहीं हो। मुझे चक्कर देने की कोशिश मत करो। मुझे मालूम है कि नादरा का घर रेलवे लाइन के करीब वाक़ई है। हो सकता है कि यह कमरा साउंड प्रूफ हो, लेकिन मैं सारी रात फर्श में ट्रेनों के गुजरने की गड़गड़ाहट सुनता रहा हूं। कई मरतबा इंजन की सीटी की मध्यम सी आवाज भी सुनी है। तुम्हारे यहाँ आने के बाद भी मैं कम अज कम 2 ट्रेनों के गुजरने की वजनी धमक महसूस कर चुका हूँ। उसकी बात बिल्कुल सीधी और काबिल फहम थी। यह मेरी गलती थी कि मैं इस अहम नुक्ते को फरामोश कर बैठा था। मैंने बात निभाने के लिए पूरे एतमाद से कहा, यह एक इत्तेफाक है कि तुम्हारी ये कैद खाना भी रेलवे लाइन के बिल्कुल वाकई करीब है। तुम्हारी अमकाना निशानदेही के बावजूद गैरीहाट यहाँ नहीं पहुंच सकता। मुझे ये फायदा जरूर पहुंचेगा कि मैं नादरा के वीरान मकान में इसे घेरने की कोशिश कर सकूंगा। हो सकता है कि चंद घंटों बाद वो भी तुम्हारी तरह मेरा मेहमान हो, यहीं पहुंच जाए। तुम कानून का एहतराम करने के दावे कर रहे हो, तो फिर गैरी से तुम्हें क्या पुरखाश है? इस वक्त तुम दोनों CIA के अफसर नहीं, राज अलमेडा जैसे साजिशी कुंडे के दस्ते बाजू हो। तुम लोगों को कैद करके मैं उसे बेबसी के एहसास से 2-4 करने का आरज़ूमंद हूँ। अभी तक वो अपनी कमीनगाह में छुपा बैठा है और तुम लोगों से काम ले रहा है। तुम दोनों के पकड़े जाने के बाद वो खुद मैदान में उतरने पर मजबूर हो जाएगा और मुझे उसकी गर्दन नापने का मौका मिल जाएगा। ये तुम्हारी खाम ख्याली है। अगर हमारा चीफ राज अलमेडा ही है तो इसे CIA के सरबराह से ज्यादा ताकत और इख्तियारात हासिल होंगे। उसके एक इशारे पर यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। मैं उसका यही घमंड तोड़ना चाहता हूँ मेरी जान। तुम अमरीकियों को खुदा ने अपना नायब बनाकर जमीन पर नहीं उतारा है कि तुम जहाँ चाहो अपनी बदमस्तियों से हर एक को पामाल करते फिरो। अमेरिका का राज अलमेडा यहाँ एक खारिजदा कुत्ते की तरह बुलबुलाता हुआ नजर ना आया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। नाम बदलते रहना तो तुम्हारा पुराना पेशा है। उसने बरजस्ता चोट की। आपको नई बात सुनाओ। इतना तशद्दुद सहने के बाद भी तुम खासे वल्दुल हराम नजर आ रहे हो, मैंने उसे घूरते हुए कहा, और मसहरी के सराहने बनी हुई दीवार गिर अलमारी की तरफ बढ़ गया। नादरा मुझे बता चुकी थी कि इस अलमारी के पिछले हिस्से में टेलीफोन की लाइन आई हुई थी। इसी खाने में फोन भी होना चाहिए था जो प्लग लगाते ही काम करने लगता। मैंने टेलीफोन सेट निकाल कर सारी टेबल पर रखा और प्लग लगाया तो रिसीवर में फौरन ही जान पड़ गई। मेरा काम खासा आसान हो गया था। ऊपर से दूसरा फोन लाकर उसी लाइन से जोड़ने के बाद मैं जेफ मिलर के हाथ पांव खोल सकता था। इस वक्त जेफ बुरी तरह बंदिशों में जकड़ा हुआ था और आजादाना नकलो हरकत की भी काबिलियत नहीं रखता था। मैं उसे यूं ही छोड़कर वहां से जीनो वाली मुख्तसिर सी राहदारी में चला गया। फिर अंदाजा था कि सुल्तान शाह जीनो के इख्तिताम पर निगरानी का फराइज अंजाम दे रहा होगा, लेकिन वहां मैदान साफ था। मैं किचन के करीब से गुजरकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा तो मुझे सुल्तान शाह की पुश्त नजर आ गई। वो दीवार की ओट में दुबक कर ड्राइंग रूम की एक खिड़की में से बाहर झांक रहा था। मैंने पंजों के बल आगे बढ़कर उसकी कमर पर हाथ रखा तो वो उस बुरी तरह उछला जैसे उस पर बिजली का नंगा तार आ गिरा हो। उसके दाहिने हाथ में भरा हुआ रिवाल्वर मौजूद था। मेरे लिए वो सब ताज्जुब खेज था। मेरी इस्तफसार पर सुल्तान शाह ने बताया कि वो खटके की आवाज सुनकर ड्राइंग रूम में आया था। हम लोगों ने नादरा के कमरे में दाखिल होने के बाद अंदर से दरवाजा मुकफ्फिल कर लिया था। सुल्तान शाह ने देखा कि कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने आंख लगाई तो बाहर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई थी। जितनी देर में सुल्तान शाह खिड़की तक पहुंचा वो नामालूम शख्स चौबी फाटक तक पहुंच चुका था और फिर सुल्तान शाह के देखते ही देखते वो फाटक खोलकर बाहर गायब हो गया। इस वाक़े के बाद सुल्तान शाह मुसलसल पूरे घर का गश्त लगा रहा था। उसका ख्याल था कि किसी को नादरा का मकान गैर आबाद होने की भनक मिल गई थी और वो ताले आजमाई के लिए वहां पहुंचा था। ये आने वाले की सरी बदकिस्मती थी कि इससे पहले हम वहां मौजूद थे। जरूरी नहीं कि वो कोई चोर ही रहा हो। मैंने सुल्तान शाह की कहानी सुनने के बाद कहा, वो गैरीहाट या राज अलमेडा का कोई मुखबर भी हो सकता है। तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। हो सकता है कि मकान में किसी की मौजूदगी की खबर पाते ही वो लोग पूरी तैयारी के साथ इधर का रुख करें। फिक्र ना करो, मैं चौकस हूँ। तुम कितनी देर में फारिग हो जाओगे? वो गैरीहाट से बात करनी चाह रहा है। थोड़ी देर बाद किस्सा खत्म हो जाएगा। मैं ड्राइंग रूम में मौजूद टेलीफोन सेट निकाल कर तहखाने की तरफ वापस चल दिया। हो सको तो शराफत से मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। मेरी सूरत देखते ही जेफ मिलर ने लजाजत से कहा, तुम्हारी संग दिली की वजह से शायद मेरे मुंह में जख्म पड़ गए हैं और हल्का खुश्क हो रहा है। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर एक गिलास में पानी लाने के बाद उसके हाथों की बंशें खोलती। वो कालीन पर सीधा होकर बैठा और एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर गया। पानी पीते ही उसने अचानक गिलास वाला हाथ यूं पीछे किया जैसे खाली गिलास मेरे ऊपर फेंक कर मारना चाह रहा हो। मैंने इस्तरारी तौर पर मुदाफाना पोजीशन ली। उसके जख्मी होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई और उसने शीशे का गिलास कालीन पर मेरी तरफ लुढ़का दिया। अब तुमने ऐसी कोई जारहाना हरकत की तो मैं गोली मार दूंगा, मैंने बरहमी से कहा। मैं तो मजाक कर रहा था। एक लंगड़ा कैदी तुम जैसे मकार आजम के साथ भला क्या जारियत कर सकता है। मैं अपने साथ लाए और टेलीफोन के तार जोड़ने में मसरूफ हो गया। वो मामूली सा काम था, लेकिन मैं इस दौरान में भी जेफ मिलर से गाफिल नहीं हुआ था। दोनों सेट से चेक करने के बाद मैंने उसे इशारा किया और वो बहुत तेजी से सिरकता हुआ फोन की तरफ आ गया।
मैंने ये बात तशवीश अमेज़ हैरत के साथ नोट की कि हाथों की आज़ादी मुयस्सर आती जेफ मिलर खतरनाक हद तक फ़ाल हो गया था। मारधाड़ और रूह फरसाई बरकी झटके भी उस पर बहुत ज्यादा असरअंदाज नहीं हो सके थे। मेरी जरा सी गफलत के नतीजे में वो मुझे शदीद नुकसान पहुंचा सकता था। मेरी इजाजत से उसने गैरी हार्ट का नंबर मिलाया। आखिरी नंबर मिलते ही मैंने दूर से रख कर अपने फोन का रिसीवर उठा लिया। तीसरी घंटी बजते ही मुझे गैरी हार्ट की भारी आवाज सुनाई थी। गैरी, मैं जेफ बोल रहा हूँ। जेफ मिलर फोन पर इतना ही बता पाया था कि गैरी हार्ट बेकाबू हो गया। हाँ जेफ, वो खालिस अमेरिकन लब लहजे में बोला। तुम्हारा क्या हाल है? तुम कहाँ हो? मैं रात ही सिनेमा से तुम्हारी BMW लाया हूँ, जिसमें पैर समेत एक जली या कटी हुई पिंडली भी मौजूद है। कह दो कि वो तुम्हारी पिंडली नहीं थी। मैं जब से तुम्हारा जूता और पतलून का बचा हुआ पांचा पहचाना है, मेरी हालत गैर है। गैरी, वो मेरी ही पिंडली है। इसे किसी मसीही कब्रिस्तान में दफना दो। अब तो मुझे कभी अपनी दोनों टांगों पर दौड़ता हुआ नहीं देख सकोगे। मेरे लिए भी यह एहसास सुहाने रूह है, लेकिन हकीकत होती है। दुआ करो कि बात इस पिंडली तक ही रहे, मैं तुम तक पहुंच सकूं। मजदूरी के बाद यह मुख्तसिर सा सफर भी अब बहुत लंबा और बहुत दुश्वार महसूस होने लगा है। डैनी साहब मेरी जिंदगी के दर पे हैं। डैनी साहब? गैरी की तहय्युर ज़दा आवाज उभरी। क्या वो तुम्हारे करीब मौजूद है? मैं इसका कैदी हूँ और वो दूर बैठा मुझे जहर आलूद नजरों से घूर रहा है। ओह, मगर उसने तुम्हें ये फोन करने की इजाजत कैसे दी थी? गैरी ने पूछा। ये मेरी शर्त थी। कैसी शर्त? वो गैरी हार्ट का फितरी सवाल था। वो चाहता है कि मैं ब्लैक हाक को फोन करूं। मैंने साफ कह दिया कि मैं तुमसे मशवरा किए बगैर ऐसा नहीं कर सकता। अगर इस रामी के तेवर खतरनाक है तो वही करते रहो जो वो चाहता है। तुम्हारा ऑपरेटर कहाँ है? वो डैनी ने छीन लिया था, मगर इससे तबाह हो गया, इसीलिए फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम्हें ऑपरेटर्स की तबाही का पूरा यकीन है? गैरी हार्ट की आवाज मुझसे जिससे जाना होगी। डैनी यही कहता है, इसकी कोई बात भरोसे के काबिल नहीं, लेकिन ऑपरेटर सही सलामत होता तो वो मुझे मरऊब करने के लिए जरूर दिखाता। थोड़ी देर पहले वो मुझे तोड़ने के लिए बिजली के झटके दे रहा था। खुदा तुम पर अपना रहम करे। वो कुतिया कहाँ है जिसकी वजह से तुम इस हाल को पहुंचे हो? वो भी डैनी ही के कब्जे में है। उसने अचानक नमूदार होकर हम लोगों को चाप लिया था। हो सकता है कि औरत को अपनी अयाशी के लिए घर ले गया हो। इस अमर में कोई कलाम नहीं कि औरत बहुत रसीली और तरादार है। अब तुम खामोशी से मेरी बात सुनते रहना। डैनी को पता ना चले कि मैंने क्या कहा है। तुम बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। जेफ मिलर ने मेरी तरफ देख कर कहा। तुम डैनी की कैद में हो और चीफ वसूअर का बच्चा मेरे साथ सफाके पर उतरा है। डैनी ने रात फोन करके बताया था कि तुम्हारी BMW पिंडी समेत ड्राइव इन सिनेमा में खड़ी के। वो ट्रैप भी हो सकता था। चीफ ने खास तौर पर मुझे वहां जाने का हुक्म दिया था। खुदा का शुक्र है कि मैं सुरखरू रहा। अगर डैनी को भनक भी मिल जाती कि मैं खुद कार लेने के लिए जा रहा हूं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। मेरी वापसी के बाद चीफ का रवैया तब्दील हुआ है, वरना वो यही समझ रहा था कि डैनी ने तुमको पकड़कर तुम्हारे ऑपरेटर्स पर कब्जा कर लिया है और इस पर होने वाली हर बात सुनता रहता है। ऑपरेटर्स दुश्मन के हाथ लग जाने के ख्याल से वो तुम पर भी बहुत ज्यादा भरम है। तुमसे बात होने के बाद मैं इसे यकीन दिला सकूंगा कि इसका ख्याल गलत है। ये बताओ कि तुम्हें कहाँ रखा गया है? मुझे नहीं मालूम। मेरी तवक्का के बरक्स जेफ मिलर ने नादरा के मकान का जिक्र गोल कर दिया। इस तरह शायद वो गैरी हार्ट को इधर आने से रोकना चाहता था। मैं इसे पहले ही धमकी दे चुका था कि उसकी तलाश में नादरा के घर का रुख करने वाला कोई शख्स मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। वो कह रहा था डैनी के तेवर इब्तदा में बहुत खराब थे, लेकिन अब मैं उलझन में पड़ गया हूँ। कुछ पता नहीं चल रहा कि वो मेरे साथ क्या सलूक करने का इरादा रखता है। तुम इसे चक्कर देकर वक्त हासिल करते रहो। मैं न किसी तरह तुम तक पहुंचने की राह निकाल लूंगा। बस ये बात ज़हन में रखना कि जिस तरह हम डैनी के खून के प्यासे हो रहे हैं, इसी तरह डैनी भी मौका मिलने पर हमारे साथ बेरहमी और सफाकी का मुजाहरा करेगा। हो सके तो इससे मेरी बात करवा दो। जेफ मिलर की नजरें मेरी तरफ उठी ही थी कि मैंने अपने माउथ पीस पर हाथ रखे बगैर उसे कहा, तुम अपना रिसीवर रख दो, मैं गैरी से बात करूंगा। उसने नीम दिली से रिसीवर क्लैडर पर रख दिया। वो फितरी तौर पर मेरी और गैरी हार्ट की गुफ्तगू सुनने का ख्वाहिशमंद था। ओह, इसका मतलब है कि तुम एक्सटेंशन पर पूरी गुफ्तगू सुन रहे थे। मेरी आवाज सुनते ही गैरी हार्ट बोल उठा। इतनी अकल तुमको भी होनी चाहिए कि कोई होशियार आदमी अपने कैदी को खुली छूट नहीं देता। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम हमारे साथ क्या खेल खेलना चाह रहे हो। सीधी सी बात है, तुम मुझे पीस देने पर तुल गए हो। मैं तुम्हें तबाह करना चाहता हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ तुम्हें पेशकश कर रहा हूँ कि हथियार डालकर हमसे सुलह कर लो। मैं तुम्हें अमेरिकी शहरियत के साथ मुंह मांगी रकम दिलवाऊंगा और तुम ऐशो आराम की जिंदगी गुजारोगे। तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो मेरे बारे में क्या कर सकोगे? मैंने इस्तज़ाइया लेते में कहा, तुम्हारी दुम हर वक्त रास अलमेडा के जूते के नीचे दबी हुई है। वो जब चाहे तुम्हारी बात रद्द कर सकता है। रास अलमेडा? गैरी हार्ट ने ताह्युर ज़दा आवाज में दोहराया। अचानक उसका जिक्र कहां से निकला है? ये जिक्र अचानक नहीं निकला। मैं जेफ को बता चुका हूं कि रास अलमेडा तुम्हारे चीफ का असल नाम है। मेरी बात पर यकीन ना हो तो तुम अस्पताल में एलन से इस बात की तस्दीक कर सकते हो। वो इस वक्त भी ऑक्सीजन टेंट में अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गुजार रहा है। मैंने जेफ पर से नजरें हटाए बगैर कहा। इस वक्त जेफ की दोनों रानें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। हाथ आजाद होने के बाद वो बंशों को खोलने की कोशिश कर सकता था, लेकिन मुझे इस बारे में कोई तशवीश नहीं थी। एक पिंडली से महरूम हो जाने के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था, न फरार होने की कोशिश कर सकता था। इसकी तरफ से मुझे बस एक ही खतरा था कि कोई वजनी चीज उसके हाथ न लग सके। बेखबरी में मेरी खोपड़ी से टकराने वाली कोई चीज मेरी बेहोशी का सबब बन सकती थी।
मेरी बीमगन और रिवाल्वर पर काबूज होने के बाद लंगड़ा जेफ मिलर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता। यह मेरे लिए नई खबर है। गैरी हार्ट की आवाज पुरतशवीश होगी। फिर वो कदरे तवक्कुफ के बाद बोला, तुम अपनी रजामंदी जाहिर करो तो जेफ बराह रास्त तुमसे बात कर सकता है। वो तुम्हें तुम्हारी तसल्ली के मुताबिक जमानतें फराहम करेगा। तुम्हारी ये बातें किसी ऐसे आदमी को उल्लू बना सकती हैं जो तुम लोगों के तरीका वारदात से वाकिफ न हो। जब जिमी लाइट जैसा पुराना और बारसूख आदमी व्हाइट हाउस के बाहर एक नामालूम गोली का निशाना बन सकता है तो मेरे साथ भी कुछ सोचा समझा हादसा पेश आ सकता है। जमानतें किसी के दिल और नीयत का खोट दूर नहीं कर सकती। तुम लोग अपने मफादात के लिए अपने ही आदमियों को मरवाने की शोहरत रखते हो। मैं तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं ये समझने से कासिर हूं कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। अनजान मत बनो। पाकिस्तान में तुम हमारे मिशन और मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हो। तुम हमारे साथ मुफाहमत नहीं करोगे तो जल्द या देर कुत्ते की मौत मार दी जाओगे। शिमिलाइड भी यही दावे किया करता था। उसका हशर तुम्हारे सामने है, वो जहन्नुम वासिल हो गया। इसका जाननिशी जिम क्लार्क भी मौत के घाट उतार दिया गया, मगर मैं जिंदा हूं। तुम मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते। ये मुकद्दर की बात है कि तुम अब तक बचे हुए हो और बड़े बोल रहे हो, मगर अब तुम्हारे गिर्द घेरा तंग हो चुका है। कोई भी लम्हा तुम्हारी जिंदगी का आखिरी लम्हा साबित हो सकता है। मैंने उसकी बात काट दी। मुझे धमकियां देने की बजाय जेफ मिलर की जान की फिक्र करो। ये मेरे हाथों बुरे हाल को जरूर पहुंच चुका है, लेकिन अभी जिंदा है। तुम चाहो तो उसकी जिंदगी बचा सकते हो। मैं जेफ को हर कीमत पर जिंदा देखना चाहूंगा। मेरी पेशकश पर वो यक व यक जज्बाती हो गया। मैं किसी भी माकूल सौदेबाजी के लिए तैयार हूं। अगर तुमने जेफ को जिंदा छोड़ दिया तो यह मुझ पर एहसासी एहसान होगा। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। वादा करता हूं कि कभी तुम मेरे चुंगल में आए तो मैं भी तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देकर तुम्हारा यह एहसान उतारने की कोशिश करूंगा। मैं कह चुका हूं कि मैं तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं करता। मैं बेमकसद खून रेजी से भी गुरेज करता हूं। अगर जेफ ने मेरे सामने मुजामत ना की होती तो ये अपने दायनी पिंडली से महरूम ना हुआ होता। इस वक्त मेरी तुम दोनों से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा निशाना रास अल-मैडा है। वो मुतअस्सिब और नस्ल परस्त दहशतगर्द है। मैं उसे पाकिस्तान का रुख करने की सजा जरूर दूंगा। मैं जानता हूँ कि रास अल-मैडा तुम्हारे लिए ख्वाब है। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन तुम मुझे ब्लैक हाक के बारे में जरूर बता सकते हो। ब्लैक हाक कोई शख्स नहीं, महज एक पासवर्ड है। उसकी आवाज में गहरी संजीदगी बरकरार थी। वो सिर्फ एक फोन नंबर है। वो फोन रिकॉर्डिंग मशीन से मुंसलिक है। हम इस पर अपने पैगामात रिकॉर्ड करवा देते। मुझे मालूम था कि वो झूठ बोलकर मुझे चकमा देने की कोशिश कर रहा था। मैं पिछली शाम उसकी और रास अल-मैडा की गुफ्तगू में ब्लैक हाक का जिक्र सुन चुका था। वो न सिर्फ रास अल-मैडा के लिए पैगामात वसूल करता था, बल्कि हदायत भी जारी करता था। उसके इंसानी वजूद का सबसे बड़ा सबूत यह था कि रास अल-मैडा ने गैरी हार्ट को अपना लासिल्की ऑपरेटस उसी को वापस करने की हदायत की थी। गैरी हार्ट को लाजवाब कर सकते थे, मगर मुश्किल ये थी कि मैं इनका हवाला नहीं दे सकता था। हवाला देने की सूरत में ट्रांसमीटर की तबाही की कहानी का भरम खुल जाता और इन्हें मालूम हो जाता कि जेफ का ऑपरेटस मेरे कब्जे में मौजूद था और मैं इस पर इनकी गुफ्तगू सुनता रहा हूं। अगर वो सिर्फ रिकॉर्डिंग मशीन है तो तुम्हें अपने चीफ की हदायत कैसे मिलती है? मैंने मोहतात होकर पूछा। बहुत सहल तरीका है। हम पैगाम रिकॉर्ड करा देते हैं। कोई जवाब तलब बात होती है तो चीफ हमसे खुद ही फोन या ट्रांसमीटर पर रब्ता कर लेता है। तुम 1 मिनट होल्ड करो, मैं भी तुम्हारी बात की तस्दीक किए लेता हूँ। मैंने उसके बाद काट कर फिर जेफ मिलर से मुखातिब हो गया। तुम ब्लैक हाक से राब्ते के लिए जो तरीका इख्तियार करते हो जरा उसे तो दोहरा दो। उसके मुतरन्नम आंखों में तशवीश सी लहराने लगी। फिर वो मेरी जुबान से सुनी हुई बात का सहारा लेकर बोला, ब्लैक हाक एक रिकॉर्डिंग मशीन का नाम है। हम फोन करके इस पर अपना पैगाम रिकॉर्ड करा देते। और हदायत कैसे मिलती है? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। 1 घंटे बाद हम वही नंबर मिलाते हैं तो रिकॉर्डिंग होने के बजाय इस मशीन से रिकॉर्ड की हुई हदायत सुनाई देती है। इसने चंद सानियों तक सोचने के बाद बेअतमादी से जवाब दिया। मैंने रिसीवर उस जाविये से थामा हुआ था कि जेफ की आवाज गैरी हार्ट तक भी पहुंच सके। अपने साथी का जवाब सुनकर गुस्सीली आवाज में बोलने लगा, तुम बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें ब्लैक हाक का फोन नंबर दे सकता हूँ। तुम खुद सुन लेना कि वो कोई मशीन है या इस नंबर से कोई आदमी बोलता है। अगर तुम उसे होशियार कर दोगे तो वो तुम्हारी बात दुरुस्त साबित करने की कोशिश करेगा। तुम पागल हो गए हो? अगर चीफ को भनक भी मिल गई कि मैंने जेफ मिलर की रिहाई के बदले में तुम्हें कोई बात बताई है तो मुझे फाड़ खाएगा। मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की हमाकत कैसे कर सकता हूँ? तुम नंबर दे दो, लेकिन यह याद रखना कि यह कोई फरेब हुआ तो मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। मैं किसी वक्त भी तुम दोनों की गर्दनें दबोच लूंगा और फिर को राहत नहीं दूंगा। मैं जानता हूं, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि ब्लैक हाक का फोन नंबर लेने के बाद तुम जेफ मिलर को जिंदा छोड़ दोगे? वो मेरी जानिब से बेइत्मीनानी में मुब्तला था। मैं तुम्हारी जुबान पर एतबार कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना चाहिए। जेफ माजूर और जख्मी है, वो मुझ तक कैसे पहुंचेगा? उसने पूछा। मैं इसके हाथ खोल चुका हूँ। वो तुमसे बात कर चुका है। हमारे जाने के बाद वो बाहर निकलेगा तो उसे कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी। ये याद रखना कि मैं तुमसे बात करते ही तुम्हारे दिए हुए नंबर पर फोन करके इस बात की तस्दीक जरूर करूंगा कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला है। फोन पर इसके एक गहरे सांस की आवाज आई। फिर वो मुज़महल लहजे में बोला, तुमको फरेब देना मुश्किल काम है। मैं सोच रहा था कि तुम मुझे जेफ का पता बताओगे और मैं उस रात से वहां पहुंचकर इसे रिहा करवा लूंगा, लेकिन तुम बहुत चालाक हो। जेफ की जिंदगी तुम्हारे रहमो करम पर है
गनीमत है कि तुमने मुझसे जेफ के ठिकाने के बारे में नहीं पूछा। वो बात पूछी है जो मुझे मालूम है। ब्लैक हॉक चीफ का खास आदमी है और उसी की तरह पसे पर्दा रहता है। तुमने फोन पर उससे राब्ता किया तो वो समझेगा कि जेफ ने तशद्दुद से घबरा कर तुमको उसका फोन नंबर दिया है और जेफ तुम्हारी कैद से रिहा हो जाने के बावजूद एक नए अजाब में मुब्तला हो जाएगा। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम दोनों को शुबहात से बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। गैरी हार्ट ने एक नंबर बताया जो मैंने फौरन ही सिगरेट के पैकेट पर लिख लिया। जेफ मिलर को 1-1.5 घंटे में तुम तक पहुंच जाना चाहिए। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। गैरी हार्ट ने मुझे नंबर दे दिया है। अब तुम भी शराफत से ब्लैक हॉक का नंबर दोहरा डालो। तुम्हारे साथी ने यह एतराफ भी कर लिया है कि ब्लैक हॉक कोई रिकॉर्डिंग मशीन नहीं, रास अल्मेडा का दस्तराज है। जेफ मिलर उलझन में पड़ गया, फिर बढ़ाई हुई आवाज में बोला, तो मुझे जिंदा रखो या मार डालो, मैं चीफ के एतमाद को ठेस पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। गैरी हार्ट ने जो कुछ कहा वो उसका फेल था। मैं जानता हूं कि चीफ अपने गद्दारों को कैसी कड़ी सजा दे सकता है। मैं नंबर नहीं बताऊंगा। गैरी हार्ट CIA में तुम्हारा सीनियर था। अपने बड़ों से वफादारी के बारे में उसे तुमसे ज्यादा सख्त होना चाहिए। तुम एक टांग गंवाने और तशद्दुद सहने के बावजूद रास अल्मेडा के एतमाद को धोखा देने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो गैरी हार्ट महज फोन पर बैठकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? इसका मतलब है कि इसका दिया हुआ नंबर फर्जी है। इसने मुझसे झूठ बोला है। ऐसी सूरत में तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। तुम पहले ही मुझे मरने के करीब पहुंचा चुके हो। तुम्हें कौन रोक सकता है? मैंने रिवॉल्वर निकालकर उसकी पेशानी की तरफ तान लिया। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। 1 मिनट ठहरो। उसकी आवाज पर अचानक ही निकाहत तारी होगी। हम दोनों की तसल्ली की एक सूरत हो सकती है। तुम मुझे गैरी हार्ट के बताए हुए फोन नंबर के इब्तदाई 3 हिस्से बता दो। अगर वो हिस्से दुरुस्त हुए तो मैं समझ लूंगा कि गैरी ने मेरी जान बचाने के लिए एक संगीन जुआ खेला है। मैं तुम्हें बकिया 4 हिस्से बता दूंगा और नंबर की तस्दीक हो जाएगी। अगर इब्तदाई 3 हिस्से ही गलत निकले और मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा तो मजीद वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। तुम जो चाहो खामोशी से कर गुजरना। मुझे मजीद अजियतों से गुजार कर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं मरने के बाद तुम्हारे जुल्म और तशद्दुद की कहानियां चीफ तक पहुंचाने के लिए बाकी नहीं रहूंगा। कोई मुर्दा शख्स दुनिया में लौट कर नहीं आता। मेरे साथियों को इबरत दिलाने और खौफ ज़दा करने के लिए मेरी मौजूदा हालत ही काफ़ी है। ऐसे मौत बिल्कुल सामने नजर आने लगी थी। उसने दाहिने हाथ की उंगली से अपने सर और सीने को छू कर ख्याली क्रास बनाया और जेरे लब कुछ पड़ने लगा। उसके जख्मी होंठ हिल रहे थे लेकिन आवाज मफकूद थी। मैंने सिगरेट के पैकेट पर निगाह डालकर गैरी हार्ट के दिए हुए फोन नंबर के इब्तदाई 3 हिस्से दोहराए और जेफ बैठे बैठे बेयकीनी से उछल पड़ा। नाकाबिले यकीन, मैं सोच में नहीं सकता था कि गैरी मेरे लिए इतना फिक्रमंद हो सकता है। वो बहुत अजीम है। तो उसने मेरी जिंदगी बचाने की खातिर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। जब वो मेरी खातिर इतनी दूर तक जा सकता है तो मुझे भी चीफ की परवाह नहीं। इस नंबर के आखिरी हिस्से 4933 होंगे। तुम्हें जिंदगी और आज़ादी मुबारक हो। मैंने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए सपाट ले मैं कहा, यहाँ से जाने के बाद तुम अपनी मर्जी के मालिक होगे। मैं उसे बताना चाह रहा था कि इस वक्त वो नादरा के मकान के तहखाने में बंद था, लेकिन आखिरी लम्हे पर मैंने अपना इरादा बदल दिया। हम लोग यके बाद दीगरे अपने हर ऐसे ठिकाने से हाथ धो बैठे थे जहाँ किसी बैरूनी मुदाखलत का खतरे के बगैर अपने किसी हरीफ को कैद रख सके। मैंने जो फ्लैट किराए पर लिया था इसमें सिरे से ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी। नादरा का वीरान घर जरूरत के कठिन लम्हों में हमारे काम आ सकता था। मैंने फोन पर ब्लैक हॉक का नंबर मिला। सिलसिला मिलते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना गैर मुल्की गुर्राहट में हेलो की आवाज सुनाई थी और मैंने फौरन क्रैडल दबाकर फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया।